चौथे फेज के लिए लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। देश की 96 सीटें हैं। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। वोटिंग भी हो रही है और चर्चा भी हम कर रहे हैं। विस्तार न्यूज़ के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार देशदीप सक्सेना जी। सक्सेना जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका विस्तार न्यूज़ पर। और हमारे साथ उमेश नाथ महाराज जी भी जुड़े हुए हैं, राज्यसभा सांसद हैं। महाराज जी, आपका भी एक बार फिर से स्वागत करूंगा मैं विस्तार न्यूज़ पर। देशदीप सक्सेना जी, जिस तरीके से अभी तक वोटिंग फीसदी निकलकर सामने आया है, 11 बजे तक का वोटिंग फीसदी आंकड़े आ चुके हैं। 35% से ज़्यादा वोटिंग फीसदी अभी तक हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है। किस तरीके से देखेंगे आप इस मतदान प्रतिशत को अभी तक के? देखिए, मुझे लगता है कि कम है 35% पोलिंग। आपने बताया कि करीब 11 बजे तक 35% पोलिंग हुई है, जो कि कम है। और ये पिछले फेजेस में भी हमने देखा जब चुनाव हुए हैं कि पोलिंग परसेंटेज लगातार कम रहा है जितना एक्सपेक्टेड था। या एक समय ऐसा था अभी कुछ साल पहले तक कि 80% हमने पोलिंग देखी है देश में। तो ऐसे में ये जो कम पोलिंग परसेंटेज है ये बहुत कम है। और इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को चिंता है, ख़ास तौर से बीजेपी को, क्योंकि उसके पास खोने को बहुत कुछ है। कांग्रेस के स्टेक्स भी हैं, लेकिन बीजेपी के स्टेक्स ज़्यादा हैं। वो अब की बार 400 पार की बात कर रही है। पोलिंग परसेंटेज कम हो रहा है और बीजेपी में बहुत ज़्यादा मंथन भी हो रहा है कि ये क्यों कम हो रहा है, बावजूद इसके कि बीजेपी ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने में। देखिए, उन्होंने ग्रास रूट लेवल तक जाके तैयारी करी है। यहाँ तक कि उन्होंने एक व्यवस्था करी है जिसमें पन्ना प्रमुख बनाया है। पन्ना मतलब, यहाँ मैं शहर का नाम नहीं ले रहा हूँ, पन्ना मतलब अगर एक रजिस्टर के एक पेज पे, पन्ने पे अगर 10 वोटर हैं तो उस पर भी एक वर्टिकल हेड है उन 10 वोटर्स को मोबिलाइज करने के लिए। इतनी ज़्यादा तैयारी के बाद भी अगर बीजेपी के लोग वोटर्स को घर से बाहर निकाल के नहीं ला पा रहे हैं तो पार्टी की चिंता वाजिब है। न केवल बीजेपी, कांग्रेस, बल्कि जो निर्वाचन आयोग है उसने भी अच्छी खासी तैयारी करी है और बहुत सारी कैंपेन्स लॉन्च करी हैं। अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर जी को उन्होंने आइकन बनाया है अपना। सक्सेना जी, सवाल ये उठता है अब कि क्या वोटिंग फीसदी बढ़ाने की जिम्मेदारी क्या केवल बीजेपी की है? कांग्रेस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? अपने वोटर्स को घरों से बाहर निकालिए और वोट कीजिए, क्योंकि 2 फेज़ों में जो कम वोटिंग हुई थी, तीसरे फेज़ की तो अच्छी वोटिंग हुई है, 2 फेज़ में कम वोटिंग को लेकर बीजेपी ने आरोप लगा दिया था कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस का वोटर ही अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा है। देखिए, ये तो वो आरोप प्रत्यारोप जो कि राजनीति में चलता है, लेकिन क्या बीजेपी के पास क्या प्रूफ है कि कांग्रेस का वोटर बाहर नहीं निकल रहा है? नहीं, मेरा मतलब ये है कि बीजेपी की चर्चा ज़्यादा हो रही है। बीजेपी को मीडिया स्पेस ज़्यादा मिली हुई है, अखबारों में ज़्यादा चर्चा है। उनके खुद ने उन्होंने जो प्रयास करे हैं उस चर्चा के कारण मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या जिम्मेदारी केवल बीजेपी पार्टी की होती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी पार्टियों की होती है। और कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां करी हैं। सनी, कांग्रेस के पास भी अपनी तैयारी हैं, बीजेपी के पास भी अपनी तैयारी हैं। आज की तारीख में अगर हम देखें देश का जो पॉलिटिकल दृश्य है, जो सीन है, उसमें बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई है। उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है, उसके पास उसके वर्कर्स की कमी नहीं है, तैयारी की कमी नहीं है। देखिए, इसीलिए की कोई कमी नहीं है। और हमने देखा कि कांग्रेस के पास क्या स्थिति है। हमने देखा पैसे की कमी है, रिसोर्सेज की कमी, नेताओं की कमी है। ऐसा समझा जाता था कि उसको कार्यकर्ताओं की भी कमी है, नेताओं की कमी है, कार्यकर्ताओं। तो सवाल ये नहीं कि बीजेपी की को क्या करना चाहिए, कांग्रेस को क्या करना चाहिए। मैं तो बल्कि एक और बात बोलता हूँ, सबसे बड़ी बात यह है जनता को क्या करना चाहिए, जनता का खुद का क्या रोल है। ठीक है, मैं क्यों उनको बार बार बुलाना चाहिए? लौटूंगा सक्सेना जी, आपके पास लौटूंगा मैं। उमेश नाथ महाराज जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, आजकल आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी रैलियां करने जाते हैं, हाथों में उनके संविधान की लाल किताब होती है और बार बार आरोप लगाया जाता है बीजेपी पार्टी पर कि बीजेपी पार्टी को 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि वो संविधान को खत्म कर सके। बहुत ही गंभीर आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं वो राहुल गांधी। महाराज जी, आरोप प्रत्यारोप का ये समय निरंतर जारी है जी। और मैं समझता हूँ कि जो राहुल गांधी जी ऐसा कह रहे हैं जी कि 400 सीटें इसलिए लाना चाहते हैं कि वो संविधान को बदलेंगे जी, ऐसा कोई विचारधारा नहीं है। माननीय मोदी जी विभिन्न सभाओं में इसको स्पष्ट कर चुके हैं कि संविधान को बदलने की कोई सोच नहीं है।
ये ज़रूर है कि बहुत सारे विषयों के संशोधन होते रहते हैं और वो तो कांग्रेस के टाइम भी हुए हैं और अभी भी होंगे। तो संशोधन तो एक व्यवस्था है संविधान की, लेकिन पूरे संविधान को बदलना ये कोई ऐसी कोई सोच धारा नहीं है। ये तो मतदाताओं को जो है गुमराह करने का एक तरीका बनाया है और मैं समझता हूँ कि मतदाता भी इस बात से संतुष्ट नहीं है और वो गुमराह होने जैसी स्थिति नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि मतदाता जो है एक तो भीषण गर्मी और देश के प्रति उसकी जो सोच है वो व्यवस्थित तरीके से बन नहीं पा रही है, इसलिए मत का प्रतिशत थोड़ा सा गिरा है और वो दोनों पार्टी के लिए तो चिंता का विषय है ही, लेकिन ये देश के बाकी चिंतनशील लोग हैं उनको भी चिंता का विषय है और देश का जो जरूरी काम है उसमें हम सब लोगों को उसमें ध्यान देना चाहिए। ये लोकतंत्र का एक बड़ा यज्ञ है और इसमें हमको आहुति देनी चाहिए और अपना मत जो है वो तो हमको देना ही चाहिए, क्योंकि हमारा इस देश में मनमुटाव नहीं हो, मतभेद हो, तो मतभेद जब हो तो मत तो देना ही चाहिए, हमको किसी को भी देना चाहिए। और आज का मतदाता जो है एसी एयर कंडीशन में आनंद लेने को तैयार है, उसको ये सोचना चाहिए कि देश हित में काम कर रहे हैं जो लोग, उसको अपना मताधिकार का प्रयोग करें और अपना मत देना ही चाहिए। जैसा कि माननीय मोदी जी ने जो है देश हित में बड़े काम किए हैं और बड़ी समस्याओं का समाधान भी किया है, तो ये सब देख करके भी मतदाता को अपना मत देना चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक बात कही आपने, बड़ी अच्छी बात कही कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना कर्तव्य है, फ़र्ज़ है हर एक देशवासी का। इसलिए विस्तार न्यूज़ भी दर्शकों से अपील करता है कि जिनके क्षेत्र में वोटिंग चल रही है प्लीज़ कृपया अपने घरों से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और सेल्फी विस्तार न्यूज़ को ज़रूर भेजें। हम वो सेल्फी आपके अपने चैनल पर ज़रूर दिखाएंगे। महाराज जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सक्सेना जी, जो वोटिंग फीसदी गिरने की बात हम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, महाराज जी भी मानते हैं कि वोटिंग फीसदी गिरा है, इसके पीछे की वजह क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये चौथा फेज़ है चुनाव का। हमने पहले 2 फेज़ में देखा, मतलब अलग अलग कारणों की जब हम बात करें, पहले हमने 2 फेज़ में देखा कि शादियों का सीज़न था, गर्मी थी, लेकिन दूल्हा दुल्हन जब आ सकते थे तो फिर घराती बराती क्यों नहीं आ सकते थे चुनाव वोट डालने। फिर गर्मी तो मतलब पहली बार नहीं हो रही है, इसके पहले भी गर्मियों में चुनाव हुए हैं। हाँ। अलग अलग कारण है। फिर अभी ऐसा माना जा रहा है कि उदासीन है वोटर, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर वोटर उदासीन है तो उसका क्या कारण है। हाँ। मुझे ये लगता है कि हम जब इस चुनाव को एक बड़े रूप में देखते हैं, एक उसकी मैक्रो तस्वीर जब हम देखते हैं, तो जो जनता के मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि जनता के मुद्दे जो बड़े बड़े पॉलिटिक नैरेटिव सेट हुए हैं देश में चुनाव में, जिसमें राम मंदिर है, जिसमें जो धर्म की बात हो गई, फिर जो हिंदू मुस्लिम वाला मामला है, कांग्रेस की तरफ से कास्ट सेंसस की बात हो रही है। ऐसे में जो बेसिक मुद्दे हैं जिन्हें हम बोलते हैं महंगाई का मुद्दा, रोज़गार का मुद्दा, हेल्थ का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, तो ये मुद्दे कहीं गुम हो जाते हैं। मैंने जो भी इलेक्शन कवरेज के दौरे किए, जब जनता से बात करें हम, तो जनता अभी भी वही बात कर रही है। मैं सुबह देख रहा था एक टेलीविज़न चैनल, उसमें मंदसौर की एक लेडी बोल रही थी कि मुझे हमारे एरिया में नाले की समस्या, बरसात आने वाली है, वो नाला फिर से भर जाएगा। खंडवा में हाईवे की बात हो रही थी, खंडवा में नर्मदा के पानी की बात हो रही थी। उज्जैन में देखिए शिप्रा मैली क्यों है, वो एक चुनाव का विषय है और ये फैक्ट भी है कि जितना पॉल्यूशन शिप्रा का दूर होना चाहिए था उज्जैन में वो नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में नर्मदा शिप्रा योजना आई थी और करोड़ों रुपए की योजना थी, जिसमें ऐसा समझा गया था कि शिप्रा को पॉल्यूशन फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा शिप्रा की क्या स्थिति है, उसमें कचरा लगातार है, आचमन जैसी स्थिति नहीं होती है शिप्रा की नदी की। शिक्षा की बात करते हैं लोग, अभी जब राजगढ़ का चुनाव था, मैं उस दिन में वहाँ था, तो वहाँ जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे तो एजुकेशन की बात कर रहे थे। जी, आपका ये कहना है कि जनता से जुड़े मुद्दों की बात नहीं होती है, बड़े बड़े मुद्दों की बात हो जाती है, देश की सुरक्षा की बात हो जाती है, अर्थव्यवस्था की बात हो जाती है, या इंटरनेशनल इश्यूज़ की बात हो जाती है। इन मुद्दों पर चुनाव घूमता रहता है, इसलिए शायद वोटर्स उदासीन हैं अभी।
ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं नहीं, आपने बोला कि देश की सुरक्षा का मामला वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, या बाकी इंटरनेशनल मामले, हिंदुस्तान की छवि कैसी हो, हिंदुस्तान का एक इमेज कैसी हो देश में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण मामला है। लेकिन इन मुद्दों के साथ जो बाकी मुद्दे भी जुड़ जाते हैं, जिसमें एक डायरेक्ट जनता का कहीं ऐसा मुझे लगता है एज ए जर्नलिस्ट कि कहीं उसमें जनता का हित बहुत ज़्यादा लगा नहीं है, क्योंकि अभी भी देश का एक जो बहुतायत समाज है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है इंडिया के, मेजॉरिटी का मतलब हिंदुओं से नहीं है, मेजॉरिटी मतलब जो जनता की ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसंख्या है, वो अभी भी संघर्ष कर रही है। आप मानेंगे, वो संघर्ष कर रही है रोज महंगाई से, वो संघर्ष कर रही है शिक्षा से, उसके बच्चे के रोजगार से। तो ये वो मुद्दे हैं, वो चाहती है कि वो मुद्दे शामिल किए जाएं, उन मुद्दों पे चुनाव हो। महाराज जी, सुन रहे होंगे आप, देशदीप सक्सेना जी को वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी बातों को आपने सुना कि जो जनता के मुद्दे हैं कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, और यही वजह है कि वोटर उदासीन हो गया है वोटिंग को लेकर, मतदान को लेकर। क्या उमेश नाथ महाराज जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? महाराज जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये वाला जो चुनाव है जी, ये कोई म्युनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं है, ये कोई पंचायत का चुनाव नहीं है जी, ये चुनाव देश हित का है। देश हित का चुनाव। और जब देश हित का चुनाव होता है जी, तो मतदाता को बिल्कुल चैतन्य अवस्था में देश हित की बात सोच करके मत का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। देश की सीमाएं सुरक्षित रहना हमारे लिए सबसे बड़ा एक मुद्दा है जी, और देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। ये व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। तो इस देश में समस्याएं तो होती ही हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है, हर घर परिवार में समस्या है, लेकिन जो लोग समस्याओं से जूझ करके अगर मताधिकार का प्रयोग ना करें तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश में 1000 साल पुरानी समस्या थी और जिसके लिए सारे देश के साधु संतों ने, चिंतनशील विवेकशील लोगों ने 500 साल तक संघर्ष किया, तब जाकर के राम जन्मभूमि का समाधान हो पाया, धारा 370 का समाधान हो पाया। इस देश की सीमाएं सब सुरक्षित हैं। तो हमको प्रत्येक मतदाता को हम तो अभी भी यही कहेंगे कि वो घर से बाहर निकले और पूरे परिवार के साथ, इष्ट मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के और पड़ोसियों के साथ देश हित में मतदान करके और अपनी भागीदारी देश के प्रति देने का प्रयास करें। एक देश का एक सुरक्षा कर्मी जो सीमाओं पे खड़ा है तो वो देश हित के लिए अपनी जान देने को तैयार है, और उससे अगर हम शिक्षा ले लें तो मैं समझता हूँ कि हम घर बैठ करके भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें और ये सोचें कि हम देश में रहते हैं, देश की सुरक्षा और देश हित में हमारी भागीदारी होना चाहिए। निश्चित तौर पर महाराज जी, और बहुत अच्छी बात कही आपने कि देश हित में जो वोटर्स हैं उनको वोट करना चाहिए, अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए, वोट करना चाहिए, क्योंकि ये देश का चुनाव है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव है। महाराज जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, फिर से प्रणाम करता हूं आपको, विस्तार न्यूज़ को समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और सक्सेना जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। विस्तार न्यूज़ पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आ रहे हैं वाराणसी। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर पूरा वाराणसी सज चुका है, दुल्हन की तरह सजा दिया गया है पूरा वाराणसी। BHU गेट पर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मोदी का रोड शो शुरू होगा। पीएम के वाराणसी आगमन पर साधु संत भी बहुत उत्साहित हैं। जी हां, विस्तार न्यूज के रेजिडेंट एडिटर आदर्श सिंह ने जायजा लिया है तैयारियों का। क्या कुछ तैयारियां हैं वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को लेकर, देखिए जरा आप। इस वक्त हम वाराणसी में मौजूद हैं और आज पीएम मोदी अपने नामांकन से पहले एक वाराणसी में बड़ा रोड शो करने वाले हैं। कल पीएम मोदी नामांकन करेंगे, लेकिन आज करीब 6 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे और रोड शो की शुरुआत जहां से होगी वो BHU गेट है और पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा से शुरुआत करेंगे। कहा जाता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा के माल्यार्पण के बाद ही कोई भी राजनीतिक व्यक्ति यहाँ पर पहुँचता है
तो वो अपने राजनीतिक करियर या राजनीतिक पदयात्रा जो है उसकी शुरुआत करता है। इसका सदियों पुराना इतिहास रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ साथ इस मूर्ति, इन महान विभूतियों का भी इतिहास रहा है। कई सारे रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। करीब 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है, जिसमें माना जा रहा है कि इस बार के रोड शो की थीम या यूं कहें कि जो सबसे खास बात होगी वो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, मातृ शक्तियां हैं, वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली हैं। और ये पूरा करीब 6 किलोमीटर लंबा का रोड शो है। इसमें कहा जाता है कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग जो हैं वो रहते हैं और इसीलिए ये रूट जो है बेहद खास हो जाता है। तस्वीरें अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में तैयारी चल रही है और यहाँ पर शंखवाद हो रहा है। पंडित जी हैं, शंख बजा रहे हैं और कई बार से मैंने आपको देखा है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम में आप मौजूद रहते हैं, शंख बजाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास बाल महाराज है। मैं कैंट स्टेशन मंदिर का महंत अनुरुद्धाचार्य जी का शिष्य हूँ। मैं शंखनाद इसलिए करता हूँ, जिस तरह से भारत के युद्ध जीतने से पहले शंखनाद किया जाता था, विरोधी पार्टी सारे अस्त्र शस्त्र सब विरत हो जाते थे। उसी तरह से प्रधानमंत्री जिस तरह से तीसरी बार आ रहे हैं राजा बनकर, वो पुनः आए और काशी का धार्मिक ही शंख है। शंख के नाद करने से सारे जो भरोसा है तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं पीएम मोदी। देन अरे डन है। प्रधानमंत्री जैसे राजा राम जी जैसे बने थे, उसी तरह से प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसे सन्यासी, ऐसे तपस्वी, ऐसे महापुरुष, ऐसे विकसित भारत संकल्प जोड़ने वाले, 125 करोड़ को परिवार बताने वाले, सबका साथ सबका विकास की ओर प्रगति देते हुए। देखिए पंडित जी भी देन नाउ डन वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे। और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा बीएचयू गेट के ठीक सामने मौजूद है। इसको अच्छे तरीके से फूलों से सजाया गया है। कुंटलों की संख्या में जो फूल हैं, यहाँ से लेकर पूरे जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है जहाँ पर ये पूरा रोड शो खत्म होगा और जहाँ पर पीएम मोदी दर्शन करेंगे, वहाँ तक सजाया गया है। पूरे रोड को सजाया गया है और माना जा रहा है कि इस बार का रोड शो और भी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी मातृ शक्तियों के साथ जो है संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे और कहीं न कहीं एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश है। क्योंकि इस संदेश के जरिए ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि आधी आबादी जो है वो भी, उनका भी सहयोग पीएम मोदी को मिल रहा है। और उसी तरीके से मोदीमय बनारस अगर हम कहें तो शायद गलत नहीं होगा। कैमरामैन मुकेश दरिया के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज, वाराणसी।